नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पटना से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट का देंगे ब्यौरा। जनगणना किस आधार पर हुई है और ये भी बताएंगे नीतीश कुमार। आज बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। पटना से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और पूरा बेस बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेंसस हुआ है। नीतीश कुमार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक और नीतीश कुमार की तरफ से ये भी बताया जाएगा किस आधार पे यहाँ पे जातिगत जनगणना हुई है, ये भी बताएंगे। और ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई थी और गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी और ये रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उन्होंने रखा। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग तो नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें वो बताएंगे कि किस आधार पे उन्होंने ये जातिगत जनगणना की है। मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और किसी के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है तो 10 वाला 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। वो भी फायदा है तो बाकी इसी कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाए। बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी होने पर सियासत भी तेज हो चुकी है। देना चाहते हैं हम लोगों। I mean, the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नियत इससे तय होगी। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया कि
कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कितनी देर में होगी ये सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 घंटा में बैठक चालू हो जाएगी और यही नीतीश कुमार के साथ 9 नए विधायक जुड़ने के लिए शामिल होंगे। कितने लोग इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ डेटा नीतीश कुमार की तरफ से रखा जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास धर्मेंद्र? नीतीश कुमार गुप्त सूचना के आधार पर मालूम हुआ है कि नीतीश कुमार जनगणना के बाद अब जाति आधार पर ही आरक्षण देने के लिए इस बात मीटिंग में की जाएगी। 2024 के लिए नीतीश कुमार या फिर इंडिया गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? ये तो देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ही नीतीश कुमार एक खेल से ऐसी आरक्षण बिल पास किए हैं, लेकिन अब यहाँ बीजेपी सियासी करने लगी है। अब देखना है कि आगे क्या कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। तो जाति का दाव, सियासत का ताव, यानी कि अब देखिए नीतीश कुमार ने कई ऐसी परेशानियां आई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और तमाम इसमें फैसले भी सुनाए गए और आखिरकार इतने महीनों के प्रयास के बाद जातिगत जनगणना पूरी हुई और इस पे आंकड़ा जो है वो बीते दिन पेश किया गया।
और लखनऊ से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, जाति जनगणना पर गरमाई है राजनीति। यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दल ने भी उठाई है मांग, अपना दल एस और भाजपा ने की है मांग यूपी में भी हो जाति जनगणना। तो यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर अब ये सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी मांग उठाई है कि यूपी में भी जातिगत जनगणना हो और इसी से समझा जा सकता है कि जो एनडीए के गठबंधन है उसमें भी अब हो सकता है कि आपसी घमासान देखने को मिले, क्योंकि लगातार कई ऐसे दल के नेता है, कई ऐसी पार्टी है जो कि इस जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रही है। और उनमें से भी एक पार्टी जनता दल एस है जिन्होंने ये मांग की है कि जातिगत जनगणना हो और इसी के इतर तो भाजपा ने भी मांग की है कि जातिगत जनगणना हो। तो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, लेकिन आग जो है अब यूपी में भी देखने को मिल रही है। जातिगत जनगणना पर अब गरमाई सियासत है, राजनीति यहाँ पे अपने चरम पर नजर आ रही है यूपी में भी, और लगातार जातिगत जनगणना की मांग अब उत्तर प्रदेश में भी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी मांग उठाई है कि जातिगत जनगणना हो और इसी को लेकर अब देखिए कि यूपी में भी सियासत तेज हो चुकी है। अपना दल एस और भाजपा ने ये मांग की है। अपना दल एस और भाजपा बता दें कि एनडीए में शामिल हुई है और ऐसे में वो एनडीए गठबंधन यानी कि एनडीए अलायंस का समर्थन करती है, घटक दल है, और ऐसे में उनकी तरफ से भी मांग की गई है कि जातिगत जनगणना हो। इस पे राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी तो लगातार मांग कर ही रही है यूपी में, लेकिन सत्ता पक्ष में भी जो घटक दल में यहाँ पे अलायंस नजर आ रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे मांग की है कि जातिगत जनगणना यूपी में भी कराई जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड प्रियम पाठक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, लेकिन इसकी चिंगारी जो है अब यूपी में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जातिगत जनगणना जो है वो लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के चलते कह सकते हैं कि अब एक तरफ जहां विपक्ष लंबे समय से इसको लेकर मांग कर रहा था कि देश के अंदर जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाए, और अब उसी भी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो उसके सहयोगी घटक हैं, उन्होंने भी अब इस बात की मांग को जो है वो तेज कर दिया है। अपना दल है, निषाद पार्टी है, सुबसपा है, कि वो पार्टियां हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और उनका कहना है कि जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी चाहिए। अपना दल ने जाति जनगणना को समय की मांग है वो करा दिया है कि जो जाति जनगणना है वो अब समय की मांग है, और इसलिए इसको पूरी तरीके से देश में लागू किया जाना चाहिए और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। तो बसपा का दावा है कि उनकी जो पार्टी है वो गठबंधन इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है, और उसमें जो सुबसपा एनडीए में शामिल हुई है तो उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि जाति जनगणना जो है वो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कराई जाएगी, और इसीलिए उन्होंने एनडीए में शामिल होने के लिए कहा है। निषाद पार्टी 1961 से सेंसस के आधार पर जाति जनगणना की जो है वो मांग करी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अब बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी अब जाति जनगणना की मांग को जो है वो तेज कर दिया है। यानी कि चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, ये मांग जो लगातार उठ रही है, क्या इसका पूरा असर 2024 में देखने को मिल रहेगा? क्योंकि ये जातिगत जनगणना कम नजर आ रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रियम, देखिए इंडिया वर्सेस एनडीए इससे भी नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खेमे की भी जो पार्टियां हैं, यानी कि जो एनडीए के समर्थित पार्टियां हैं, वो भी अब इसको लेकर मांग कर रही हैं। तो इससे मुकाबला कर सकते हैं, एक तरफ जहां बीजेपी को अपने विरोधियों से लड़ना है, वहीं अपने सहयोगियों को भी इसको लेकर समझाना है, और क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना जो है वो देश के अंदर हो, लेकिन इसकी लंबे समय से लेकर मांग उठ रही, तो अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ जो है वो जवाब दिया जाता है, किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है। ऐसे में तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, और उनके ये अंदर खेमे में अगर इस तरीके से घमासान के अगर सुर, अगर चिंगारी नजर आई तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। प्रियम, देखिए ये जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, ये सामान्य सी चीजें हैं, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर आपका अलायंस होता है, इतने बड़ी संख्या में आप लोगों के साथ में जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ शर्तें होती हैं, और आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, अन्य तरीके की मजबूरियां होती हैं, जिसके चलते आपको कुछ बात माननी पड़ती हैं और कुछ बातें आप नहीं मान सकते हैं। तो अब ये देखना होगा बीजेपी के, जरूर एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है
जातिगत गणना जिसका वो हमेशा से विरोध करती रही, अब ऐसे में जब उसके अपने ही सहयोगी लोग जो है उसकी मांग कर रहे हैं तो उससे बीजेपी किस तरीके से निपटती है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा बीजेपी किस तरीके से इसको टैकल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी के सहयोगी दलों ने मांग उठाई है, इसलिए एनडीए के घटक दल है जिन्होंने मांग उठाई है, चाहे सुभाषपा हो या अपना दल हो, उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि बिहार के तर्ज पर यूपी में भी जातिगत जनगणना हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। रैलियों के जरिए मैदान में उतरकर जोर आजमाइश की कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर दौरे पर रही। इस दौरान एक अलग ही सियासी समीकरण देखने को मिला, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में पहुंची और इस दौरान बाड़मेर से कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा कि आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस विधायक का पैर छूने का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। तो कांग्रेस विधायक ने छुए हैं वसुंधरा राजे के पैर, और ऐसे में देखिए ये पूरा एक कार्यक्रम था जहां पे कांग्रेस विधायक भी पहुंचे थे। वसुंधरा राजे भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, वो भी पहुंची थी। और इस दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सियासी खेमे में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव होने हैं, हर तरफ सिर्फ रैलियां और यहाँ पे जनसभाएं चल रही है, जिसको लेकर यहाँ पे एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। वसुंधरा राजे के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी पहुंचे और विधायक भी यहाँ पे कांग्रेस के पहुंचे। बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के, जिन्होंने पैर छुए वसुंधरा राजे की, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जिसके बाद से वसुंधरा राजे ने उनको कहा कि आप आए, बेहद खुशी हुई। सियासी माने भी इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या अब राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कांग्रेस के ऐसे विधायक है, कांग्रेस के ऐसे नेता है जो कांग्रेस से नाखुश है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि यहाँ पे कांग्रेस खेमे में ही दो गुट बंटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वो दो गुट अभी भी दो है या एक हो चुके हैं, और इसका असर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, ये बड़ा सवाल राजस्थान में बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वसुंधरा राजे के पैर छूते हुए यहाँ पे विधायक जी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के धरने से पहले छावनी बना है जंतर मंतर, छावनी में तब्दील हो चुका है जंतर मंतर। 3 बड़ी स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। बड़ी संख्या में जुट रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। राजधानी दिल्ली में टीएमसी के धरने से पहले दिल्ली के जंतर मंतर का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। जंतर मंतर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। छावनी में तब्दील हो चुका है जंतर मंतर। टीएमसी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाली थी। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से शुरू किया जाना था। अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन हो रहा था, और ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। टीएमसी ने प्रोटेस्ट के लिए काफी बड़े स्तर पर तैयारी की थी। 3 बड़ी स्क्रीन द्वारा भी प्रोटेस्ट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही इस पूरे प्रोटेस्ट का सीधा प्रसारण पूरे पश्चिम बंगाल में होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, अभी क्या हो रहा है जंतर मंतर पर, क्या स्थिति? देखिए, जंतर मंतर पर टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जुटने शुरू हो गए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता जो तमाम वहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया था, वो अपने साथ तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास यहाँ पर
जो अभिषेक बनर्जी है वो तमाम बड़े सांसदों और नेताओं के साथ जंतर मंतर कूच करेंगे। इसके पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट एरिया है उसको दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर तैनात हैं, निगरानी कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की वहां पर एंट्री बैन कर दी गई है। मीडिया का भी काफी जांच पड़ताल के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही पूरे जो प्रोटेस्ट का इलाका है उसमें आपको बता दें कि प्रोटेस्ट का पूरा इलाका जो है उसको सीसीटीवी कैमरे से उस पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से 2-3 ड्रोन के माध्यम से तस्वीरों को कैद करने की कोशिश की जा रही है कि कोई स्थिति खराब ना हो। और ये प्रोटेस्ट लगातार कल से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कल टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में राजघाट पर पहुंचे थे। वहां पर भी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित किया और वहीं पर वो धरने पर बैठना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कल 2 अक्टूबर के चलते हिदायत दी गई कि यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोग बापू को नमन करने आते हैं, इसलिए आम नागरिकों को परेशानी ना हो, इसलिए वहां से उन्हें हटा दिया गया। फिर इसके बाद कल शाम में एक बैठक हुई तमाम सांसदों और नेताओं के साथ, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जाए। टीएमसी का आरोप है कि मनरेगा का जो फंड है वो सरकार नहीं दे रही है और इसे लेकर आज जंतर मंतर पर टीएमसी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जंतर मंतर से निकल, इसमें दिखाई दे रहा है कितने बड़े स्तर पर यहाँ पे प्रोटेक्शन की तैयारी की गई थी। देखिए यहाँ पर तो कल से ही लगातार जो टीएमसी के नेता हैं वहाँ पर स्थिति का जायजा लेने भी आए थे और पूरे का पूरे जो प्रोटेस्ट का एरिया है वहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। लगभग यहाँ पर जिस तरीके की अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं 1 से 1,500 लोग को जुटने की उम्मीद है। काफी कार्यकर्ताओं को बंगाल से लाया गया है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। एक मंच लगाया गया है जिससे तमाम जो नेता हैं वो बैठेंगे और उसके सामने कार्यकर्ता बैठेंगे। लगभग 500 से 600 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको रिसीव किया जा रहा है। बाकायदा आईडी कार्ड इशू किया गया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति धरने में ना आए और पूरा का पूरा इलाका को अभी दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने देर में अभिषेक बनर्जी यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से एक बात ये देखने को मिलेगी कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं, क्या आरोप लगाते हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें तो पूरे जंतर मंतर जोन में 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और स्क्रीन के माध्यम से जो दर्शक हैं जो धरने में शामिल होंगे उनको दिखाने की कोशिश होगी। और जो पोस्टर लगा है स्टेज पर उस पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि ये फाइट फॉर आवर राइट, यानी कि अपने अधिकार की लड़ाई ये लड़ने जा रहे हैं और अपने अधिकार यहाँ मांगने के लिए आज जंतर मंतर पर जुटे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश हो रही है। अभिषेक बनर्जी कब तक पहुंचेंगे? अभी 1 से 1.5 घंटे का ये वहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता थे उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 से 2 घंटे के बीच वो आएंगे, लेकिन ये समय और भी बढ़ सकता है। अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि टीएमसी की तरफ से नहीं की गई। ठीक है निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण होगा और पश्चिम बंगाल में भी इसका सीधा प्रसारण होगा जो प्रोटेस्ट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।